जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में इंटेलिजेंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 एमसीक्यू होंगे, जिसमें पीवाईक्यू शामिल होंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस भी टाइप से बन सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, टक लगा कर देखिएगा। और अगर आप थ्योरी सेक्शन पढ़ चुके हैं इंटेलिजेंस, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा है, आप हमारे ज्वाइन मेंबर हैं तो आपने जरूर पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार थ्योरी सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं। 120 एमसीक्यू है, क्या आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना स्कोर टाइप कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? तो बहुशक्ति सिद्धांत जो एक तरह से मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थी, ये किसने दी है? सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो ये थार्नडाइक की थ्योरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह देखिए, थार्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? तो सिंपल सा हो गया, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक की हो गई। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर किसका सबसे अधिक प्रभाव? देखिए, पाठ्यक्रम का प्रभाव पड़ता है। क्रमेतर यानी पाठ्यक्रम के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है, अनुशासन का पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक किसका पड़ता है, तो इनमें से सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो पाठ्यक्रम का पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? बौद्धिक विकास को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा आपका कारक, वो आपका स्कूल एनवायरनमेंट होगा, विद्यालय का वातावरण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मंद से मंद बुद्धि और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि संतान होती है? देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक तरह से, क्योंकि बुद्धि के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो बोलते हैं कि बुद्धि जेनेटिक होती है या एनवायरमेंटल होती है, और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि बुद्धि जेनेटिक और जो एनवायरमेंट है दोनों का योग होती है। तो कुल मिलाकर जो है हमें ये देखना है कि मंदबुद्धि और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि संतान हो सकती है। ये किसी वंश के अध्ययन से ज्ञात हुआ था। ये हुआ था आपका कालिकाक वंश के अध्ययन से ज्ञात। तो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता आयोग का कहाँ से क्वेश्चन बना दे। तो बुद्धि से रिलेटेड जो भी बन सकते हैं हमने लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवांशिकता स्थापित की गई? तो उच्च बुद्धि की आनुवांशिकता जो है ये स्थापित की गई थी एडवर्ड्स वंश से। निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवांशिकता स्थापित हुई? निम्न बुद्धि की आनुवांशिकता जो है ये ज्यूक्स वंश से स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवांशिक मानी गई? आनुवांशिक किन परिवारों के अध्ययन से मानी गई? तो कालिकाक, ज्यूक्स, एडवर्ड्स, इन सब से आनुवांशिक मानी गई। एक से उच्च बुद्धि की जानकारी मिली, एक से निम्न बुद्धि की, एक से, तो इस तरह से इनसे आपकी जानकारियां मिली है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? कौन सी प्रजाति है जिनमें बुद्धि जो है सबसे ज्यादा मिलती है? तो यहाँ पर देखिए, गोरी प्रजाति, काली प्रजाति, पीली प्रजाति। तो ये जो प्रजातियां हैं इनमें सभी में जो है बुद्धि जो है वो अधिक मिलती है। ऐसे शोध हैं पुराने, ये कोई अभी ये नहीं है कि काली प्रजाति हमेशा बुद्धिमान होगी। बेपढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? जो बेपढ़े हैं यानी जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सा? तो देखिए, वाचिक तो पढ़े लिखे के लिए होगा, तो अवाचिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला परीक्षण हम कई बार पढ़ चुके हैं, बिने साइमन का परीक्षण जो है, कम्युनिटी में भी मैंने क्वेश्चन पिन किया था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की जो क्रियात्मक बैटरी परीक्षण है ये तैयार किया था आपका सीएम भाटिया ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? अब देखिए, पढ़े लिखे के लिए वाचिक हो गया और अनपढ़ के लिए या बेपढ़े लिखे के लिए अवाचिक हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? जो बिने का परीक्षण था उसका पहला प्रमाणीकरण भारत में जो किया है वो आपका सी हर्बर्ट राइस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आकार फलक परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाए हैं? आकार
फलक परीक्षण। तो ये बनाए गए हैं आपके सेगुइन और गोडार्ड द्वारा आकार फलक परीक्षण बनाए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, आपको जो भी पॉइंट लगता है कि नोट करना चाहिए तो नोट करते हुए चलिएगा। मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं? तो ये वाले जो परीक्षण है ये बालकों के परीक्षण में काम आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में गिने जाते हैं? तो भूल भुलैया जो परीक्षण होते हैं वो किस में गिने जाएंगे? तो भूल भुलैया परीक्षण आपके एक तरह से क्या हो गया, वाचिक नहीं है, ये अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में गिने जाएंगे। तो व्यक्ति यानी क्योंकि ये पर्सनल होते हैं, सिंगल व्यक्ति के लिए होते हैं, किसी ग्रुप के लिए नहीं हो, ग्रुप के लिए होते तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होता। पिंटनर पेटसन क्रियात्मक मानदंड निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? तो ये जो मानदंड है ये आपके आते हैं अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में। अगला प्रश्न है हमारे पास, बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया? तो बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो पहला ठोस कदम एल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी माना जाता है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। यानी जीवन की नवीन परिस्थितियों में जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं तो सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दी है? तो अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और किसने दी है? इसका सही आंसर है आपका ये पिल्टसर की डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? ज्ञानार्जन की क्षमता है, कार्य करने की एक विधि है या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है वो निर्भर है आपका सामान्य बुद्धि पर। जो हमारी सिंपल जो इंटेलिजेंस है वो सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है। अब किसी विशेष क्षेत्र में अगर हम आगे हो गए तो विशेष बुद्धि हो जाएगी। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? तो व्यक्ति की विशेषता स्पीयरमैन ने दो फैक्टर बताए थे, ग्रुप फैक्टर और नॉर्मल फैक्टर। तो एस और जी के रूप में इन्होंने दर्शाया था उन्हें, और इन्होंने बताया आपका कि जो विशिष्ट बुद्धि है वो व्यक्ति की विशेषताओं को बताती है, सामान्य बुद्धि तो हमारी नॉर्मल बुद्धिमत्ता बताती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी सब में मिलती है? तो सामान्य बुद्धि जो है ये सभी में मिलती है। आपकी भी कुछ जनरल इंटेलिजेंस है, मेरी भी जनरल इंटेलिजेंस है। अब किसी फील्ड में आप बहुत आगे हैं, मान लीजिए आप सिंगिंग में बहुत आगे हैं, तो वो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस हो गई यानी विशिष्ट बुद्धि हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? देखिए अनेक कारक सिद्धांत है, हमने पढ़ा भी है ये, और ये जो मानता है आपका ये आपका विविध शक्ति सिद्धांत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है? तो स्पीयरमैन का जो है द्वितत्व सिद्धांत या द्वय शक्ति सिद्धांत हम इसको बोल सकते हैं। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? अब एक शक्ति है तो एक योग्यता है, अकेली योग्यता है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों को शिक्षा देते समय निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जब आप समस्यात्मक बालकों को शिक्षा दे रहे हो तो मनोरंजन के उचित अवसर देना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, माता पिता द्वारा सहयोगात्मक व्यवहार, ये सभी सही आंसर हो जाएगा। विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालक को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से जो समस्यात्मक बालक को बांटा गया है यह आपका बांटा गया है दो प्रकारों में। अगला प्रश्न है, कौन क्रियात्मक परीक्षण है? क्रियात्मक परीक्षण बताना है कौन सा क्रियात्मक परीक्षण है हमारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक परीक्षण जो है, जो स्टैनफोर्ड परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण है, वो आपका क्रियात्मक परीक्षण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बुद्धि का जो दो तत्व सिद्धांत है उसके प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन हो गए। अच्छी प्रकार निर्णय करने, अच्छी प्रकार से शोध करने और अच्छी प्रकार से तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? तो ये आपका कहा गया है बिने के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये सूत्र जो है ये किसने दिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन छोटा सा बना के दे दे कि बुद्धि लब्धि की गणना कीजिए, आपको एज दे दे, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, और देन आपको पूछ लिया जाए कि मैं इसकी
IQ की गणना कीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये टर्मन ने दिया है सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? टर्मन के अकॉर्डिंग पूछा है। तो 140 से ऊपर अगर बालक की IQ है तो वो प्रतिभाशाली होता है टर्मन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? पहला बुद्धि परीक्षण तो ये अल्फ्रेड बिने हो गया। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन हमारे। अनुसार है उपलब्धि बराबर योग्यता प्लस प्रेरणा। किसके अनुसार है ये? कि जो उपलब्धि है हमारी वो हमारी योग्यता प्लस जो प्रेरणा है उसको जोड़ के है। तो ये कहा है आपका क्रो एंड क्रो ने। गलत बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को आनुवंशिकता पर आधारित मानते हैं? अब देखिए, जिन्होंने आनुवंशिकता पर आधारित माना है उनमें यक्स भी है और क्लाइनबर्ग भी है, ये दोनों ने माना है। अगला देखिए, बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का संबंध जानने के लिए कौन से अध्ययन किए गए? तो इसके लिए अध्ययन किए गए आपके प्रजातीय भी और पैतृक भी, उपरोक्त दोनों। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अब देखिए, यहाँ पर चुनना होगा, आनुवंशिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है या वातावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने पढ़ा है, आनुवंशिकता और वातावरण का योग हमारा जो है बुद्धि होती है। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस पर निर्भर है? व्यक्ति की जो विशेष योग्यता है वो किस पर, विशेष योग्यता पूछिए तो विशेष बुद्धि पर निर्भर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर सोहनलाल का बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आता है? तो जो डॉक्टर सोहनलाल का बुद्धि परीक्षण है वो आपका वाचिक समूह, ये ग्रुप में आता है, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में आता है। अगला देखिए, नौसेना और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित वर्गों में से किस में आते हैं? तो ये आपके आते हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में आते हैं। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? तो ये आप मेनली शुरू में आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए ये परीक्षण यूज किए गए थे। तो आर्मी अल्फा और बीटा किस में आते हैं? ये आपके आते हैं वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना आपकी की जाती है वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में। बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अब देखिए, बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं तो ये कौन से होंगे आपके? बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं तो ये अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। अवाचिक और समूह बुद्धि परीक्षण, क्योंकि ग्रुप का होना है तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो पढ़े लिखे लोगों के लिए आपके हो जाएंगे वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के किस संशोधन द्वारा बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म हुआ? तो कौन सा एक तरह से संशोधन था जिसके द्वारा IQ जो कॉन्सेप्ट है वो आया था आपका? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपका हो जाएगा 1908 में संशोधन के द्वारा। बैचलर ने WISC विस्क और WPPSI बुद्धि मापनियों का निर्माण किया है। बैचलर ने 2 बुद्धि मापनियों का निर्माण किया है और ये किसके लिए किया है? ये किया है आपका बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, ये कौन से व्यक्तियों के लिए बनाया गया था? तो ये इन्होंने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया था। अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि मानक प्राप्तांक +1 हो, यानी जो इंटेलिजेंस नॉर्म स्कोर हो +1 हो, तो उसका विचलन बुद्धि लब्धि जो है, जो डेविएशन IQ कितना होगा? यदि माध्य 100 दिया गया है और मानक विचलन 15 दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है 115 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बनाया था, तो कब बनाया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1905 में इन्होंने पहला परीक्षण बनाया था। यह कथन किसका है? बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था आपका जेनसन ने कि बुद्धि जो है बिजली के समान है, इसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान होता है। 1981 में पुनः संशोधन किए गए बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी जो वेज आर है,
में कुल कितने उप परीक्षण थे? तो जो आपका वेस्लर का यह बुद्धि मापनी परीक्षण था, इसमें कुल कितने उप परीक्षण थे ये हमें बताना है। 11 इसमें उप परीक्षण थे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बुद्धि लब्धि के नवीनतम अर्थ में निम्नलिखित में से किसे हटा दिया गया है? जो बुद्धि लब्धि का नवीनतम अर्थ है, इसमें से आपका हटा दिया गया है। किसे हटा दिया गया है? तो यहाँ पर जो है मानसिक आयु को हटा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। मानसिक आयु मेंटल एज संप्रत्यय का प्रतिपादन किया किया है। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने है? तो ये दिया है आपका बिने और साइमन ने। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि आईक्यू जानने का सूत्र क्या है? तो आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 आपका फॉर्मूला हो जाता है। फिलिंग 1989 के अध्ययनानुसार निम्नलिखित में से किस देश के बुद्धि लब्धि प्राप्तांक में सबसे कम वृद्धि हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। बिने साइमन मापनी 1905 है। जो बिने साइमन की मापनी है 1905 का, जो इन्होंने पहला परीक्षण दिया है, तो ये किस तरह का है? तो ये एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण था। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। जो आईक्यू है इसका कॉन्सेप्ट विकसित किसने किया था? तो बार बार रिपीट हो रहा है, याद हो जाने चाहिए क्वेश्चन। तो आईक्यू कॉन्सेप्ट जो है ये विलियम स्टर्न ने दिया था। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण है। ये किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अशाब्दिक एवं संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिने तथा वेस्लर मापनी में विचलन बुद्धि लब्धि का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 100 और 16 और 100 तथा 15 जो है इनका मानक विचलन जो है माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः होता है। वेस्लर ने बुद्धि को परिभाषित करने में किस उपागम का सहारा लिया? तो वेस्लर ने परिभाषित करने के लिए जो उपागम का सहारा लिया वो आपका ग्लोबल अप्रोच था, सार्वजनिक उपागम। जब व्यक्ति के डोंट होल्ड टेस्ट के प्राप्तांक होल्ड टेस्ट के प्राप्तांक से काफ़ी कम होते हैं तो व्यक्ति में क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर है आपका, उसमें क्या होगा? विकृति संबंधी ह्रास होता है। विकृति संबंधी ह्रास उसमें होता है। स्टैनफोर्ड बिने मापनी एक आयु मापनी है, विकास मापनी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या ए और सी जो है दोनों हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर समझने की बात है। तो बिने जो मापनी है, स्टैनफोर्ड बिने मापनी, ये आपका आयु मापनी है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने मापनी एक आयु मापनी हो गया हमारा आंसर। स्टैनफोर्ड बिने मापनी का संशोधन कई बार किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन वर्ष सही नहीं है? तो इनमें से गलत वर्ष हमें चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 जो है सही वर्ष नहीं है, 16 है, 37 है, 1986 भी है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस द्वारा किस कारक का मापन होता है? तो इसके द्वारा मापन होता है आपका स्पीयरमैन के जो जी फैक्टर है। एक सफल पेंटर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रमुखता होती है? जो एक सफल पेंटर है, सफल जो पेंटर है उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी? तो हमने पढ़ा होगा थ्योरी सेक्शन में कि कौन से लोग पेंटर बन सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें जो है आपका तरल बुद्धि की अधिकता होती है, या जो तरल बुद्धि नहीं होना चाहिए इसमें जो है आपका अमूर्त बुद्धि, यानी जो अमूर्त बुद्धि है, यानी काल्पनिक रूप से वो चित्र को अपने माइंड में बिठा के फिर चित्रण करता है। वेस्लर ने बुद्धि मापनी द्वारा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि व्यक्ति में डिप्रेशन आदि की प्रबलता होती है कब होती है? जब शाब्दिक बुद्धि क्रियात्मक बुद्धि से 10 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है। नहीं, जब शाब्दिक बुद्धि जो शाब्दिक बुद्धि लब्धि है वो क्रियात्मक बुद्धि लब्धि से 15 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है तो व्यक्ति में डिप्रेशन आदि की प्रबलता हो सकती है। तो डिप्रेशन कब हो सकता है? जब व्यक्ति की जो अशाब्दिक बुद्धि लब्धि है क्रियात्मक बुद्धि लब्धि से 15 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है। बेसलर बेलेव्यू बुद्धि मापनी 1939 द्वारा का मापन किया जाता है। तो किसका मापन इसके द्वारा किया जाता है? तो इसके द्वारा जो है वयस्कों का मापन किया जाता है। देखिए, स्टैनफोर्ड बिने मापनी 1986
स्टैनफोर्ड बिने मापनी 1986 द्वारा बुद्धि का मापन होता है। किसका मापन होता है? तो इसमें 2 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक की आयु का मापन होता है। वेसलर का बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वेसलर का बुद्धि परीक्षण आपका आता है शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत। वेसलर बुद्धि मापनी एक आयु मानी जाती है, बिंदु मापनी है, आयु मापनी है, बिंदु मापनी है, विकास मापनी है या सेवा मापनी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये बिंदु मापनी है, बी। पीओडी चित्र शब्दावली परीक्षण पीपीवीटी इन द्वारा निर्मित मापता है, यानी किसको मापता है या किस रेंज तक के बच्चों की बुद्धि को मापता है? तो ये सही आंसर है आपका 2.5 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 साल तक के वयस्कों की बुद्धि को मापता है पीपीवीटी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने होंगे क्वेश्चन। वेसलर ने ह्रास सूचक या डीआई को ज्ञात करने का सूत्र बताया है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। एमए जो साइकोलॉजी अगर करते हैं तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं बुद्धि से रिलेटेड। मैक्सिमम अगर बहुत डीप भी चले गए तो भी क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, और अगर बहुत इजी से लेकर मॉडरेट हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर है डीआई इज इक्वल टू बताया था कि होल्ड माइनस डोंट होल्ड ऑब्लिक होल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में कितनी प्रधान क्षमताओं को स्वीकृति दी है? देखिए थर्स्टन का जो बुद्धि सिद्धांत है ये भी हमने पढ़ा है, तो इन्होंने जो स्वीकृति दी है वो आपका दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं 7 जो है इन्होंने 7 प्रधान जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको स्वीकृति दी है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक एक कैसा है? ये जन्मजात कारक है, मानसीय ऊर्जा कारक है, शिक्षण प्रशिक्षण अनुभव के प्रभाव से मुक्त कारक है या सभी है? तो ये सभी है स्पीयरमैन के अनुसार। जन्मजात कारक भी कहा, मानसिक ऊर्जा कारक भी कहा, और ये शिक्षण प्रशिक्षण अनुभव के प्रभाव, यानी ये इनके बिना भी हमारे पास अवेलेबल है जी कारक, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। सर्वप्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण निर्मित किया था। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले निर्मित किया था आपका सेगुइन ने 1866 ने। अगला देखिए KABC अर्थात KABC जो है ये बच्चों के लिए निर्मित कॉपमैन परीक्षण माला है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? सही तथ्य हमें इनमें से चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ये वैयक्तिक माप करता है, 2.5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठोस बुद्धि तथा तरल बुद्धि में विभेदन का प्रयास करता है। उपरोक्त सभी सही आंसर हैं इसके। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है इसको अन्य नाम से आपका जी कारक कहा जाता है इसे, और राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको ए और बी दोनों हो जाएगा। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल कारक कौन सा है? जी कारक और एस कारक इन्होंने बताए थे, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका जी कारक और एस कारक। आजकल के मनोवैज्ञानिक संस्कृति मुक्त परीक्षण की जगह पर प्रयुक्त करते हैं। संस्कृति मुक्त परीक्षण की जगह पर कौन सा परीक्षण? तो संस्कृति हास बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए पास एलॉग परीक्षण, कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, ये किस प्रकार के परीक्षण हैं? तो ये देखिए पास एलॉग परीक्षण हो गया, कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट हो गया, और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन जो टेस्ट है, ये सारे जो टेस्ट हैं ये आपके शाब्दिक वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं। शाब्दिक हैं ये, अशाब्दिक नहीं है, ये शाब्दिक वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं। और शाब्दिक अशाब्दिक क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, ये कथन जो है ये आपका टर्मन का हो गया, आसांसा हो गया। बिने साइमन मापनी का अंग्रेजी में अनुवाद मंदित बच्चों की बुद्धि मापने हेतु किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपका गोडार्ड ने 1911 में। जो मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान करने तथा ज्ञान प्राप्त करने की सामान्य तथा संगठित क्षमताएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है लंपर्स, यानी पिंडक कहा जाता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या की गई है। प्रोसेस ओरिएंटेड जो थ्योरीज़ हैं उनमें बुद्धि की व्याख्या जो है बौद्धिक मेंटल एक्टिविटीज़ के रूप में की गई है। अगला देखिए ठोस बुद्धि का अर्थ है, जो आपका ठोस बुद्धि का अर्थ है ये क्या है? ठोस बुद्धि का अर्थ होता है आपका कि जो व्यक्ति के अर्जित एवं तथ्यात्मक ज्ञान है वो हमारे ठोस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है पदानुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि को एक पिरामिड के समान माना गया है, जिसमें सबसे ऊपर
सबसे ऊपर कौन सा कारक होता है और सबसे नीचे कौन सा कारक होता है, तो ये हमें फिल करना है यहाँ पर। सही आंसर आपका है इसका कि सबसे ऊपर जी कारक होता है जो कि जनरल फैक्टर होता है, और सबसे नीचे जो है आपका वो एस फैक्टर होता है। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्धि में कितने कारक होते हैं। देखिए गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत का इस बार का जो लेटेस्ट वीडियो थ्योरी सेक्शन में दिया था मैंने, उसमें आपका गिलफोर्ड की थ्योरीज भी डिस्कस की है और कितने कुल फैक्टर्स होते हैं, तो ये हमने अच्छे से समझा भी था। तो इसमें कुल जो है आपके 6 × 5 × 6 यानी 180 टोटल फैक्टर्स होते हैं। बहुकारक सिद्धांत के संबंध में यह कथन तब सामान्य बुद्धि के समान कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। यानी जो सामान्य बुद्धि के समान कोई चीज़ नहीं होती है ये कहा है, और इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, ये कथन किसने कहा है। सामान्य बुद्धि के बारे में तो स्पीयरमैन ने कहा था कि सामान्य बुद्धि सभी की समान होती है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि कोई चीज़ नहीं होती है बल्कि विशिष्ट क्रियाएं उसमें होती हैं बुद्धि में। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा, फ्रीमैन ने कहा था ये। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने प्रस्तुत किया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये जो है आपका ये आपका गार्डनर ने प्रस्तावित किया था। कैटल के सिद्धांत में प्रयुक्त तरल बुद्धि है, कैटल का जो थ्योरी है उसमें तरल बुद्धि क्या है। तो तरल बुद्धि उसमें जो स्पीयरमैन का जैसे जी कारक है यानी जो जनरल फैक्टर है, सभी की सामान्य बुद्धि होती है, वो कैटल के सिद्धांत में तरल बुद्धि उन्होंने बताया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जो आपका हेरारिकल थ्योरी है उसके प्रतिपादक कौन है। तो उसके प्रतिपादक आपके हैं ये वर्ट और बर्नन ने भी दिया था, हम्फ्रेज ने भी दिया था, कैटल ने भी दिया था, तो सभी इसके प्रतिपादक में आ जाएंगे। गिलफोर्ड ने बहुकारक सिद्धांत को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो गिलफोर्ड का जो बहुकारकीय सिद्धांत है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, तो इसे जो है आपका त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। ये हमने पढ़ा था गिलफोर्ड की थ्योरी में। राजतंत्रीय सिद्धांत ऊपर हमने किसी और सिद्धांत के लिए पढ़ा था, किसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप भूल तो नहीं गए अभी के अभी। त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं और बुद्धि संरचना सिद्धांत कहते हैं, ए और सी आपका दोनों हो जाएगा। बुद्धि को तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि में विभक्त किया है, किसने किया है, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि में किसने। तो ये कैटल के अनुसार अभी हमने पढ़ा है। बहुकारक सिद्धांत में सम्मिलित हैं। तो हमने गिलफोर्ड का मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है मल्टीपल फैक्टर, शुरू में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। स्पीयरमैन का जो है एक तत्व दिया था इन्होंने, बाद में इन्होंने द्वितत्व दिया था, सॉरी एक तत्व नहीं दिया था, द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और उसके बाद इन्होंने जो है द्वितत्व को त्रितत्व में कन्वर्ट किया था। तो द्वितत्व और त्रितत्व जो है आपके स्पीयरमैन के हो गए, इनमें से ए और बी दोनों जो हैं ये मल्टीपल फैक्टर में शामिल हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत में सम्मिलित तत्व हैं, जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसमें कौन कौन से सम्मिलित तत्व हैं। तो इनमें आपका हो जाएगा स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत भी है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत भी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्स्टन, और बहुकारक सिद्धांत भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का विकास इस अवस्था में और ठोस बुद्धि का विकास किस अवस्था में होता है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कैटल ने बताया था कि जो तरल बुद्धि का विकास है वो किशोरावस्था में, और वयस्कावस्था में जो है वो ठोस बुद्धि का विकास होता है। बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिलफोर्ड के सिद्धांत में बताई गई विमाओं में से कौन सी विमा इनमें से सही नहीं है। अब देखिए गिलफोर्ड का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि संक्रिया बताया था उन्होंने, कौन सा नहीं बताया था ये हमने चुनना है। संक्रिया बताया था, विषय वस्तु बताया था, उत्पादन बताया था, देखिए मूल्यांकन उन्होंने नहीं बताया था। जैसे जैसे बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है इनका बौद्धिक वातावरण घटिया होता चला जाता है, यानी जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी बच्चों की, उनका जो बौद्धिक वातावरण है वो घटिया होता जाता है। ये कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ये स्टेटमेंट जो है आपका ये संबंधित है आपका सम्मिलन सिद्धांत से। जेनसन प्राकल्पना के अनुसार बौद्धिक विभिन्नता का आनुवंशिकता कारकों पर निर्भर करता है, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस डाइवर्सिटी है, बौद्धिक विभिन्नता है, वो आनुवंशिकता जो आनुवंशिक फैक्टर है उन पर कितना परसेंट निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आपका 80% जो है आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है बौद्धिक विभिन्नता। ये किसने कहा है, जेनसन एक प्राकल्पना है, जेनसन हाइपोथेसिस, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। राम की बुद्धि श्याम की बुद्धि से अच्छी है,
इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या होगा, कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो हो सकता है वो आनुवांशिक रूप से आपसे बेहतर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको वातावरण भी आपसे बेहतर मिले। तो उपरोक्त ए और बी जो हैं दोनों कारण हो सकते हैं, बाकी स्वयं के प्रयास से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है बुद्धि पर, आनुवांशिकता का फ़र्क पड़ता है और वातावरण का फ़र्क पड़ता है। प्राक प्रचलनात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक चिंतन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो प्राक प्रचलनात्मक अवस्था यानी ये छोटे बच्चे का जो पियाजे की थ्योरी में ये बताए गए हैं, पियाजे की थ्योरी हमने डिस्कस करी थी। तो जीववाद यानी बच्चे को लगता है कि वही है सारी चीज़ें। जीववाद का सिंपल सा मीनिंग ये था कि जैसे पंखा घूमता, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया तो थ्योरी में कि पंखा घूम रहा होता है तो बच्चे को लगता है कि ये भी एक जीवित जीव है। तो छोटे बच्चे की बात की जा रही है। अहम भाव ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चे के अंदर, उसे लगता है कि ये सारी दुनिया जो है मेरे लिए बनी है और जैसे मैं चाहूँगा वैसे सभी को करना होगा, नहीं तो वो लेट लेट के रोने लग जाता है। तो ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर बुद्धि की बात की जाए तो क्या है? पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत, हमने फर्स्ट जो वीडियो है ना, इंट्रो वीडियो, हमारे कोर्स का जो इंट्रो वीडियो है वो उसमें पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी हमने डिस्कस किया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी वहाँ से। तो इसके अनुसार उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अगला देखिए, विस्मैन का स्कार सालापटेक के अनुसार प्रतिकूल वातावरण का सबसे बुरा प्रभाव कैसे बच्चों पर पड़ेगा? तो प्रतिकूल वातावरण का इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे जो औसत बुद्धि से ऊपर वाले बच्चे हैं उन पर प्रतिकूल वातावरण का सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। एकांकी जुड़वा बच्चों की बुद्धि में तथा भ्रातृय जुड़वा बच्चों की बुद्धि में क्रमशः सहसंबंध गुणांक का प्रतिशत देखा गया। इसका सही आंसर है 0.90 टू 0.55। त्रितंत्र सिद्धांत के, अब देखिए मैंने कहा था कि जो त्रितंत्र सिद्धांत है, ट्राइआर्किक थ्योरी है, इसके प्रतिपादक हमें बताने हैं। तो त्रितंत्र सिद्धांत पूछा गया है, इसके प्रतिपादक जो हैं आपके ये स्टेनबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पियाजे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में जिन अवस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उन अवस्थाओं में से एक नहीं है? तो पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास की बात करता है या संज्ञानात्मक जो मेंटल प्रोसेसेस की बात करता है, उनमें से पियाजे ने जो है, देखिए, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था बताई है, प्राक प्रचलनात्मक मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था बताई है, अनौपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था नहीं बताई है। तो इनमें से डी हो जाएगा, ये नहीं है। आनुवांशिकता तो मात्र बुद्धि की ऊपरी तथा निचली सीमा को निर्धारित करती है, परंतु इन सीमाओं के बीच व्यक्ति की बुद्धि लब्धि पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इस विचार को क्या कहा जाता है? इस विचार को कहा जाता है आपका प्रतिक्रिया प्रसार विचार, इसको कहा जाता है। स्कॉट के अध्ययनों के अनुसार बच्चों के वास्तविक माता पिता तथा पोष्य माता पिता की बुद्धि के बीच सहसंबंध गुणांक था, यानी जो रियल पेरेंट्स हैं एक वो, और दूसरे ऐसे पेरेंट्स जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो सहसंबंध गुणांक था वो क्या था? तो वो पाया है स्कॉट के अकॉर्डिंग ये है, और वो इन्होंने बताया था कि ये जो है 0.50 टू 0.25 है। इतने डीप क्वेश्चन मुझे उम्मीद है नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी हम कवर करके चल रहे हैं। अब पूरे 120 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से हो सकता है एज इट इज़ अगर एक क्वेश्चन भी बन गया तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से उप सिद्धांत सम्मिलित हैं? तो इसमें अगर उप सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत भी है, अनुभवजन्य भी है और घटक उप सिद्धांत भी है। डी वाला सही हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में विकसित होता है? जो वस्तु स्थायित्व है वो किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था में। WPPST का निर्माण वेस्लर है ये ने में किया, कब किया और जिसके द्वारा किन बच्चों की बुद्धि मापी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1968 में किया था, और 4 से 6 साल के बच्चों की बुद्धि जो है WPPST के द्वारा मापी जाती है। अगला है, जिगलर एवं बैरमैन ने एक विशेष प्रोजेक्ट जिसे प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट कहा गया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारतीय परिस्थितियों में बिना परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया, हर्बर्ट राहिस ने किया था।
और अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का है कि बुद्धि परीक्षा के लिए फॉर्म बोर्ड परीक्षण सर्वप्रथम किसने निर्मित किया था। फॉर्म बोर्ड परीक्षण जो है ये सेगुइन ने निर्मित किया था। हमने कुल 120 एमसीक्यू डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने अटेम्प्ट किए होंगे, कितने क्वेश्चन आपको लगे कि जो आप ठीक से कर पा रहे हो, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके लिए आपको थ्योरी सेक्शन का कोई पार्ट रह गया है और आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोई कोचिंग आप नहीं ले रहे हैं और आप जो है एक तरह से महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, आप ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे। साथ में आपको नोट्स जो है सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे। आप लास्ट टाइम पे वो रिवाइज करके भी जा सकते हैं। और इसके अलावा साथ में आपको जो है प्रैक्टिस सेट हमने टीच मिनट ऐप पे शुरू किए हैं जो कि प्रॉपर पेपर के अकॉर्डिंग हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अगर पसंद आया है अपने राय सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।